हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बताएंगे बिना देरी के, जहां सबसे पहले बताएंगे अमेरिका ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाया भारी प्रतिबंध। पाकिस्तान में मचा दिया हड़कंप। जी हां, साथ ही उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को बोला लालची, जिसके बाद सियासी लड़ाई हुई तेज। साथ ही साधु संतों को भी नहीं छोड़ रहा चाइना। अब दलाई लामा को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सेंध लगाया है चाइना ने। साथ ही चुनाव से पहले वायनाड में ही राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका। पीएम मोदी के वायनाड वाले बयान पर उसके कुछ ही घंटों बाद राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अमेरिका ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाया प्रतिबंध। इस्लामाबाद ने कहा सबूत तो दिखा देते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित वाणिज्यिक संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने शनिवार को अमेरिका के प्रतिबंधों की आलोचना की। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि बिना कोई सबूत साझा किए पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने के आरोपों पर वाणिज्यिक संस्थाओं की ऐसी लिस्टिंग पहले भी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका के नवीनतम उपायों की बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अतीत में उनके सामने ऐसे कई उदाहरण आए हैं जहां केवल संदेह के आधार पर लिस्टिंग की गई है, या यहाँ तक कि जब शामिल वस्तुएं किसी भी नियंत्रण सूची के अंतर्गत नहीं थी, लेकिन उन्हें प्रावधानों के तहत संवेदनशील माना गया। तो वहीं पाकिस्तान ने इस प्रतिबंध को भेदभावनापूर्ण बताया है। जी हाँ, साथ ही साथ अब अमेरिका ने ये पाकिस्तान पर फैसला लेकर प्रतिबंध लगाकर दिखा दिया है कि इलीगल तरीके से कोई भी मिसाइल परीक्षण नहीं किया जाएगा, और ऐसे में पाकिस्तान बिना लाइसेंसिंग ये कृत्य नहीं कर सकता। और तगड़ा झटका दिया है अमेरिका ने पाकिस्तान को। तो वहीं आपको बताते हैं, अमेरिका पर बौखलाते हुए पाकिस्तान ने भारत पर भी निशाना साधा। ऐसे में अमेरिका के इस फैसले पर आपकी क्या राय होगी, साथ ही बता दें। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को कहा लालची। कश्मीर घाटी में दिलचस्प हुई सियासी लड़ाई। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी पार्टी अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में एक ऐसे दोस्त के खिलाफ चुनाव लड़ रही है जो एक लोकसभा सीट के लिए लालची बन गया है। अब्दुल्ला ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के दक्षिण कश्मीर की सीट से चुनाव लड़ने का स्पष्ट रूप से जिक्र करते हुए ये बात कही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट से अपने वरिष्ठ गुर्जर नेता मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कश्मीर सीट पर लड़ाई बीजेपी से नहीं है। दुर्भाग्य से वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला हमारे एक मित्र से है जो कुछ दिन पहले तक हमारे साथ था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दुर्भाग्य से उन्होंने एक सीट के लालच में हमें छोड़ दिया। कम से कम दक्षिण कश्मीर में हमारा मुकाबला बीजेपी या उसकी बी या सी टीम से नहीं है। उन्होंने श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। यानी कि जम्मू कश्मीर का चुनाव वाकई में अब देखने वाला है, बड़ा ही रोचक बनता जा रहा है। जहां दो बड़े नेता जो कभी आपस में घनिष्ठता के साथ मिलजुल कर रहते थे, आज वही आपस में कट्टर होते नजर आ रहे। साथ ही साथ आपको बताते हैं, साधु संतों को भी नहीं छोड़ रहा अब चाइना। अब दलाई लामा की साइबर सुरक्षा में सेंध लगा रहा है ड्रैगन। जी हाँ, चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स तिब्बत की निर्वासित सरकार के अलावा अब धर्म गुरुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तिब्बत केंद्रित साइबर सुरक्षा की टीम की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अब धर्म गुरु दलाई लामा को निशाना बना रहे हैं। तिब्बत की रिपोर्ट के मुताबिक चीन दलाई लामा के कार्यालय को निशाना बनाने के लिए जासूसी रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। गुरुवार को स्पाईवेयर एए सर्विस नाम की जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी साइबर सुरक्षा फर्म आईसून का फरवरी महीने में डेटा लीक हो गया था, जिसके बाद ये जानकारी मिली है। वीओए न्यूज के मुताबिक चीनी हैकर्स तिब्बती अधिकारियों के मोबाइल फोन को निशाना बना रहे हैं। साल 2018 से अब तक चीन के हैकर्स काफी डेटा इकट्ठा कर लिए हैं जो महत्वपूर्ण साइबर जोखिम पैदा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, गाजा और ईरान पर और तेज होगा क्या हमला। नेतन्याहू ने बाइडेन से की 8,000 करोड़ रुपए की डील। इजराइल पहुंचेंगे भारी भरकम भारी मात्रा में हथियार। जी हाँ, गाजा में सैन्य अभियानों और ईरान के साथ हालिया संघर्ष के बीच अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल का साथ दिया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने इजराइल को और $1 अरब यानी करीब 8,340 करोड़ के हथियार बेचने का फैसला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन इजराइल के साथ $1 बिलियन के नए हथियार सौदे पर सहमत हुआ है। इस संबंध में प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए अमेरिकी कांग्रेस की संबंधित समिति को भेजा गया है। इसके बाद से जो बाइडेन सरकार लगातार इजराइल को और हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया करा रही है। कथित तौर पर इजराइल गाजा में शरणार्थी शिविरों पर हमलों की श्रृंखला और ईरान के साथ हालिया संघर्षों में लिप्त है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि गाजा और ईरान पर और तेज कर सकता है हमला। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक पर हमले में 10
10 आतंकवादियों को मार गिराया। जी हाँ, पिछले साल की शुरुआत से वेस्ट बैंक में हिंसा भड़की हुई है, जिस पर इजराइल ने 1967 से कब्जा कर रखा है। 7 अक्टूबर को गाजा में युद्ध छिड़ने के बाद से ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि 40 घंटे से अधिक समय में उसने 10 आतंकवादियों को मार गिराया है और नूर शम्स के आसपास 8 गिरफ्तारियां की। इसमें कहा गया है कि 8 सैनिक और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए। साथ ही साथ बता दें, घने जंगल में सीआरपीएफ को गुमराह करने के लिए नक्सली कर रहे हैं ऐसी हरकतें, चुनौती बनी प्रेशर आईईडी। जी हाँ, माओवादी चरमपंथ प्रभावित जिलों के घने जंगलों में सीआरपीएफ के नियमित ऑपरेशनों से नक्सली थर्रा उठे हैं। लगातार चल रहे अभियान में नक्सली मारे जा रहे हैं या वे खुद को सुरक्षा बलों के समक्ष सरेंडर कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि 3 साल के भीतर नक्सलियों का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। इन सब के बीच नक्सलियों का कैडर बौखला उठा है। नतीजा, वे किसी भी तरह से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए वे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी विस्फोटक की मदद ले रहे हैं। घने जंगल में सीआरपीएफ कमांडो को गुमराह करने के लिए नक्सलियों ने अब नई हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। जवानों के दस्ते को एक लेन में चलने से रोकने का प्रयास करते हैं। आस पास के इलाके में विस्फोट या गोलीबारी कर सीआरपीएफ दस्ते को अपनी तय दिशा से हटाने की कोशिश करते हैं। वजह, जैसे ही सुरक्षा बलों का दस्ता 1-2 मीटर इधर उधर होता है, वो नक्सलियों द्वारा दबाई गई प्रेशर आईईडी की चपेट में आ जाते हैं। खोजी कुत्ता आगे चलता है मगर रास्ते में सुगंधित पदार्थ डालकर वे कुत्ते को गुमराह कर देते हैं। इसके बावजूद सीआरपीएफ ने नक्सलियों के गढ़ में नए कैंप स्थापित कर उन्हें खदेड़ दिया। जी हाँ, आपको बता दें, ये नक्सली इतने ज्यादा माइंडेड होते हैं कि पेड़ की जगह आईईडी लगा देते हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की एसओपी में सेंध लगाने के लिए कई तरह की हरकतें शुरू कर दी है। जैसे वे सीधे जमीन की बजाय किसी पेड़ की जड़ में आईईडी लगा देते हैं। पेड़ पौधे, घास, सूखे पत्ते और झाड़ियां इतनी सघन होती है कि उनमें कई बार आईईडी का अंदाजा नहीं लग पाता। एसओपी के मुताबिक दस्ते के आगे एक जवान आईईडी डिटेक्टर लेकर चलता है। दूसरे नंबर पर जीपीएस मशीन वाला जवान रहता है। इनके साथ खोजी कुत्ता भी रहता है। तीसरे नंबर पर कंपनी कमांडर यानी सहायक कमांडेंट चलते हैं। उसके बाद जवान आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि सीआरपीएफ के अनेक जांबाज प्रेशर आईईडी विस्फोट में शहीद हो जाते हैं या उन्हें अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंग खोने पड़ते हैं। जी हाँ, ऐसे में अपने भारतीय जवानों के लिए ये नक्सली कहीं ना कहीं बड़ा खतरा बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत का डिफेंस भी काफी ज्यादा एडवांस होता नजर आ रहा है, लेकिन ये लोग भी नए नए तरकीब ढूंढ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, ब्रिटेन के इंडिया गेट में भारतीय सैनिकों की याद में होगा समारोह। अक्टूबर में होगा आयोजन। जी हाँ, ब्रिटेन द्वारा 2 विश्व युद्धों में भारतीय सैनिकों की भूमिका की याद में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। ब्रिटेन की एक स्थानीय परिषद ने फैसला लिया है कि 30 अक्टूबर से शहर के इंडिया गेट स्मारक पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ब्राइटन की स्थानीय परिषद का कहना है कि एक स्मरण दिवस का आयोजन कर भारत के उन सैनिकों की यादों को संरक्षित किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा जो विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए लड़े थे। काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया गेट के इतिहास के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए एक समारोह का आयोजन करवाना जरूरी है। स्थानीय परिषद की समितियों का मानना है कि अक्टूबर में इंडिया गेट पर वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद किया जाएगा। इस आयोजन के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही समिति द्वारा दे दी जाएगी। साथ ही साथ बता दें, चुनाव से पहले ही वायनाड में राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका, भाजपा में शामिल हो गए जिला महासचिव। जी हां, वायनाड में कांग्रेस पार्टी को शनिवार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम सुधाकरन ने कहा कि वर्तमान सांसद और वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी पार्टी के जिला नेताओं के लिए पहुंच से बाहर है। सुधाकरन ने कहा, अगर वो मेरे लिए पहुंच से बाहर है तो एक आम आदमी की स्थिति की कल्पना करें। उन्हें 5 साल दिए गए थे, अगर हम एक और कार्यकाल दे देते तो ये वायनाड के विकास की संभावना को नष्ट कर देगा। उन्होंने राहुल गांधी को ये घोषणा करने की भी चुनौती दी कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 2 अन्य प्रमुख नेता भी शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वायनाड को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि जैसे वो अमेठी से भागे हैं वैसे ही वायनाड से भी भाग खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का परिवार पहली बार है जब आजादी के बाद खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने को लेकर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बता दें, उड़ीसा नाव हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 8 लोगों की मौत की खबर। सर्च ऑपरेशन हुआ खत्म। जी हाँ, ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में महानदी से 6 और शवों के मिलने के साथ ही नौका पलटने की घटना में मारे गए लोगों की संख्या शनिवार को बढ़कर 8 हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि महानदी के हीराकुंड जलाशय से एक बच्चे का शव बरामद होने के बाद
शुक्रवार शाम से चल रहा तलाशी अभियान समाप्त हो गया। सभी मृतक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया के अंजोरी पाली गांव के रहने वाले थे। साथ ही साथ बता दे, जापान ने खोली चीन की असली पोल, गहराते खतरे पर से उठा दिया पर्दा, तो ड्रैगन को लग गई तगड़ी वाली मिर्ची। जी हाँ, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गहराते खतरे को लेकर जापान और चीन के बीच ठन गई है। इस क्षेत्र में उत्पन्न खतरे के बारे में जापान के हालिया मूल्यांकन को चुनौती देते हुए चीन ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। चीन का दावा है कि जापान की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो पूरे तरीके से झूठी है। बताते चले कि मंगलवार को जापानी विदेश मंत्रालय की वार्षिक डिप्लोमेटिक ब्लू बुक यानी जापान में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जापान की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर एक वार्षिक रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं। उसके अनुसार चीन की सैन्य गतिविधियों को सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि जापान ने जताया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गहराते खतरे का डर, अब चाइना को मिर्ची लग गई, जिसके बाद जापान के इस रिपोर्ट को नकार रहा है। साथ ही साथ बता दे, भारतीय अमेरिकी सांसद थानेदार की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करेगा ब्लैक कॉकस। आखिर क्यों है ये अनोखा मामला, आपको बता दें, अमेरिकी संसद में अश्वेत सांसदों के शक्तिशाली समूह ब्लैक कॉकस में सियासी उतार चढ़ाव जारी है। फिलहाल इस समूह में कुछ ऐसा चल रहा है जो पहले कभी देखा नहीं गया। ब्लैक कॉकस ने मौजूदा सांसदों में से एक भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार को बाहर करने के लिए कमर कस ली है। बता दें कि थानेदार मिशिगन के संसदीय क्षेत्र से फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। ब्लैक कॉकस के अध्यक्ष स्टीवन हॉर्सफोर्ड और पूर्व अध्यक्ष जायसे बीटी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में थानेदार के स्थान पर एडम हार्लियर का समर्थन करने का ऐलान किया है। अमेरिका की राजनीति में शायद ये पहली बार है जब कोई मौजूदा सांसद किसी पार्टी नेता के खिलाफ विरोध कर रहा है। साथ ही साथ बता दें, दूरदर्शन के लोगों के नए रंग पर शुरू हुआ बवाल। पूर्व बॉस ने कहा ये प्रसार भारती नहीं प्रचार भारती, तो वहीं ममता बनर्जी का भी आया बयान। बता दें, दूरदर्शन के लोगों के नए रंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रसार भारती के पूर्व बॉस और तृणमूल कांग्रेसी सांसद जवाहर सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले दूरदर्शन पर चैनल के लोगों का भगवाकरण करने का आरोप लगाते ही कहा कि ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ है। दरअसल डीडी न्यूज ने हाल ही में एक्स पर एक नया प्रमोशनल वीडियो साझा करते हुए लोगों के नए रंग का खुलासा किया। इसके बाद से इसकी आलोचनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे भगवा रंग कहकर सवाल पूछा है कि चुनाव से ठीक पहले ये कदम क्यों उठाया गया। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ और तृणमूल कांग्रेसी सांसद जवाहर सरकार ने एक्स पर लिखा है, जो आप देख भी पा रहे होंगे, कि दूरदर्शन ने अपने लोगों को भगवा रंग में रंग दिया है। मैं इसे चिंता के साथ देखते हुए महसूस कर रहा हूँ कि ये अब प्रसार भारती नहीं बल्कि प्रचार भारती हो गया है। तो वहीं आपको बता दें, दूरदर्शन के भगवाकरण से ममता बनर्जी शॉक्ड, चुनाव आयोग से बोली इसे तुरंत रोको। जी हाँ, पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन के लोगों का कलर ऑरेंज होने से विवाद अब वाकई में खड़ा हो गया है। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए दूरदर्शन का भगवाकरण किए जाने का आरोप लगाया। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हैरानी जताते हुए चुनाव आयोग से इसे तुरंत रोकने की अपील की है। दूरदर्शन ने अपने लोगों को हाल ही में रेड से ऑरेंज कलर में बदला है। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि जब पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं तो अचानक हमारे दूरदर्शन लोगों का रंग बदलने से और भगवाकरण होने से मैं शॉक्ड हूँ। ये बिल्कुल अनैतिक, पूरी तरह से गलत है और राष्ट्रीय पब्लिक ब्रॉडकास्टर के भाजपा समर्थक पूर्वाग्रह को जोर शोर से बयां करता है। जब लोग चुनावी मोड में हैं तो भारत का चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के इस भद्दे भगवा समर्थक उल्लंघन की अनुमति कैसे दे सकता है। चुनाव आयोग को इसे तुरंत रोकना चाहिए और दूरदर्शन के लोगों के मूल नीले रंग पर वापस जाना चाहिए। ऐसे में जिस प्रकार से दूरदर्शन के लोगों का कलर दोस्तों ऑरेंज किया गया है, ऐसे में विपक्ष इसको भगवा रंग से जोड़ रहे हैं, इसको हिंदुत्व से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कलर्स पर कहीं लिखा नहीं होता, रंगों पर लिखा नहीं होता कि ये हिंदू का रंग है या ये मुसलमान का रंग है या फिर ये सिख का रंग है या ईसाई का रंग है। ऐसे में विपक्ष द्वारा गलत तरीके से इस पर कटाक्ष करने को आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और आप क्या जवाब देना चाहेंगे विपक्ष को जो इस प्रकार से इस डीडी के दूरदर्शन के लोगों के रंग को भगवा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं आपको बता दें, ड्रैगन के इरादे बहुत खतरनाक, अब साइबर वार की तैयारी में जुट चुका है चाइना। आईएसएफ की नई इकाई की गई गठित। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को जनवादी मुक्ति सेना की एक नई शाखा सूचना सहायता बल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये एक रणनीतिक शाखा और दुनिया की सबसे बड़ी सेना का एक प्रमुख स्तंभ होगा। जिनपिंग सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष होने के अलावा चीनी सेना के समग्र उच्च कमान केंद्रीय सैन्य आयोग के भी प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि सूचना सहायता बल की स्थापना की जा रही है, जो एक मजबूत सेना के निर्माण की समग्र आवश्यकता के आलोक में सीपीसी और सीएमसी द्वारा लिया गया एक बड़ा निर्णय है। सूचना सहायता बल को पीएलए के रणनीतिक समर्थक बल यानी एसएसएफ का संशोधित संस्करण माना जा रहा है, जिसे
2015 में अंतरिक्ष, साइबर, राजनीतिक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। तो वहीं आपको बता दें, रशिया को अंधेरे में डुबाने की साजिश नाकाम, पुतिन की सेना ने 50 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। जी हाँ, रशिया ने शनिवार को कहा कि उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन द्वारा छोड़े गए 50 ड्रोन को रूसी वायुसेना बलों को नष्ट कर दिया। रशिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 26 ड्रोन को यूक्रेन की सीमा के करीब स्थित पश्चिमी बेलगोरोद क्षेत्र में नष्ट कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें, पहले चरण में कांग्रेस सपा का सूपड़ा साफ हो गया। अमित शाह ने कहा, वृंदावन से काशी तक कमल खिलाना है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को मथुरा में दावा किया है कि लोकसभा चुनाव पहले चरण में कांग्रेस सपा का सूपड़ा साफ हो गया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान हुआ है। शाह यहाँ वृंदावन में भाजपा उम्मीदवार व सिने अभिनेत्री हेमा मालिनी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम बताऊं, आपको किसी को बताना मत तो बताऊं, पहले चरण में कांग्रेस सपा का सूपड़ा साफ हो चुका है। शाह की सभा से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ की सभा में राज्य में पहले चरण के मतदान से माहौल बदलने का दावा करते हुए कहा था कि भाजपा की फिल्म पहले दिन ही पहले शो में ही फ्लॉप हो गई। यादव ने मेरठ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पश्चिम से चलने वाली हवा ने दृश्य को बदल दिया है। न केवल भाजपा की फिल्म फ्लॉप हो गई, बल्कि कोई भी उनकी घिसी पीटी कहानियां, संवाद नहीं सुनना चाहता है, कोई भी उन्हें वोट नहीं देना चाहता। तो वहीं मथुरा में शाह ने मतदाताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि दूसरे चरण में इसी यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता को वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है। अब ऐसे में असली खेला रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको ये भी बता दें, पहले चरण में कम वोटिंग से सियासी दलों को टेंशन है, बीजेपी को हमेशा हुआ है नुकसान। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर लोक शुक्रवार को 2019 से करीब 8% कम मतदान होने से सभी सियासी दलों की टेंशन बढ़ गई है। सभी दल अपनी अपनी तरह से इसमें एक दूसरे को नुकसान देख रहे हैं और तर्क भी दे रहे हैं। बीजेपी जहां दावा कर रही है कि विपक्ष अपनी 2019 में जीती 8 में 5 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं बचा पाएगी, सब पर कमल खिलेगा। तो वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी का पहला चरण ही डूब चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 8 में से 5 सीटों पर 60% भी नहीं पहुंचा मतदान, पिछली बार से 6% कम है वोटिंग। जी हाँ, तो वहीं आपको बिहार की बात बता दें, जहां पहले चरण में कम वोटिंग से बीजेपी और जेडीयू की उड़ गई नींद, कार्यकर्ताओं को अलर्ट करके प्रचार तेज करने पर दिया है जोर। जी हाँ, बिहार में एनडीए नेताओं की नींद उड़ चुकी है, बीजेपी और जेडीयू एक्टिव हो चुके हैं और अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया। निचले स्तर पर प्रचार तेज करने का निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया है। जेडीयू ने जहां बूथ कमेटी और पंचायत समितियों को लोगों के बीच जाकर वोट डालने की अपील करने को कहा, तो वहीं बीजेपी ने भी बूथ और प्रमुखों से घर घर जाकर लोगों से संपर्क करने का टास्क सौंपा है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मंथन किया है। वहीं आपको बता दें, मोदी सरकार के मुरीद हुए अजमेर दरगाह के दीवान, राम मंदिर से लेकर सीएए तक क्या क्या उन्होंने कहा, आपको बता दें। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के मुरीद हो चुके हैं। राम मंदिर से लेकर सीएए तक जैसे कई मुद्दों पर खुलकर भाजपा के कामों का समर्थन करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि देश प्रगति कर रहा है और आज दुनिया में भारत का जो मुकाम है वो भाजपा सरकार की बदौलत है। लोकसभा चुनावों के बीच अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान, इस तरह के बयानों को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं विपक्ष के इस आरोप पर कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है, इस पर अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने कहा कि एक गलत भ्रम पैदा किया जा रहा है, संशोधन करना अलग बात है, इसे संविधान बदलने से नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे में मोदी सरकार के जिस प्रकार से मुरीद हुए अजमेर दरगाह के दीवान, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? साथ ही साथ बता दें, पीएम मोदी का चौथा बिहार दौरा तय हो चुका है। 26 अप्रैल को अररिया में करेंगे रैली, मुंगेर में ललन सिंह के लिए मांगेंगे वोट। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस महीने चौथा बिहार दौरा तय हो चुका है। पीएम मोदी जी 26 अप्रैल को अररिया और मुंगेर लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार बीजेपी के नेताओं ने इसकी पुष्टि कर दी है। प्रधानमंत्री की 26 अप्रैल को अररिया के फारबिसगंज में बीजेपी के मौजूदा सांसद एवं प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के समर्थन में रैली होगी। साथ ही साथ हमारा आपसे हर बार की तरह यही सवाल है दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या पीएम मोदी होंगे अगले प्रधानमंत्री या नहीं, या कोई और पार्टी जीतेगी लोकसभा का चुनाव? जो भी आपको लगता हो कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, देखते हैं मैक्सिमम लोग इसका क्या जवाब देते हैं। तो वहीं आपको बता दें, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बरेली में बसपा को लगा झटका, छोटे लाल गंगवार और आंवला से सत्यवीर का पर्चा हुआ खारिज। जी हां, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बरेली में बसपा को तगड़ा झटका लगा है। बरेली लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार छोटे लाल गंगवार का जांच के दौरान पर्चा खारिज कर दिया गया है। नामांकन पत्र में कमियां बताते हुए से खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर आंवला में बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले सत्यवीर का भी पर्चा खारिज कर दिया गया। सत्यवीर
शनिवार सुबह तक खुद को बसपा का उम्मीदवार बता रहे थे, लेकिन बसपा ने आंवला में आबिद अली को उम्मीदवार बनाया है। सत्यवीर बसपा का फर्जी लेटर लगाकर अपनी उम्मीदवारी जता रहे थे। शनिवार को बसपा प्रमुख ने सिंबल आबिद अली को दिया तो उम्मीदवारी को लेकर चल रहे कयास भी खत्म हो गए। तो वहीं आपको बता दें, नीतीश के इतने बच्चे पैदा करने वाले बयान पर मीसा भारती भड़की तेजस्वी ने भी कहा बुजुर्ग हैं ये। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर ज्यादा बच्चे पैदा करने पर तंज कसने को लेकर बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। लालू के बेटे एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश बुजुर्ग हैं, वे कुछ भी बोल सकते हैं। वहीं लालू की बेटी एवं पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर बोलना बंद कर दिए तो चाचा यानी नीतीश कुमार शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके अभिभावक हैं, वे उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। उनका अधिकार है, वे कुछ भी बोल सकते हैं। वे जो बोलेंगे हमारे लिए आशीर्वाद और आशीर्वचन ही होंगे। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बिहार के लोगों को फायदा नहीं होगा, चुनाव में मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जी हाँ, बता दें नीतीश कुमार जिन्हें लालू एवं राबड़ी देवी का नाम लिए बिना कहा कि इन लोगों ने बहुत बच्चे पैदा कर दिए, पहले खुद सीएम बने, हट गए तो पत्नी को बनाया, अब बाल बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी? नीतीश कुमार के इस बयान पर आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। साथ ही बता दें, तिहाड़ प्रशासन ने एलजीवी सक्सेना को सौंपी रिपोर्ट। जेल आने से पहले केजरीवाल छोड़ चुके थे इंसुलिन लेना। आपको बता दें क्या है इसकी सच्चाई। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं मिलने के आम आदमी पार्टी के दावे पर तिहाड़ प्रशासन ने एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है, उनके पास 24 घंटे इंसुलिन है। अगर आवश्यकता पड़ी तो केजरीवाल को भी इंसुलिन दिया जाएगा। आपको बता दें, तिहाड़ जेल प्रशासन अपनी पड़ताल में बताया कि अरविंद केजरीवाल तेलंगाना के एक निजी डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे और उन्होंने कुछ महीने पहले इंसुलिन लेना छोड़ दिया था। वो फिलहाल दवा खा रहे थे। तिहाड़ जेल में जांच के दौरान सीएम केजरीवाल ने बताया कि कुछ महीने पहले उन्होंने इंसुलिन लेना बंद कर दिया है। आरएमएल अस्पताल में हुए मेडिकल के दौरान यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुए मेडिकल के दौरान अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की सलाह नहीं दी गई थी। 10 और 15 अप्रैल को जांच के दौरान उन्हें केवल दवा लेने की सलाह दी गई है। हालांकि इलाज के दौरान केजरीवाल को किसी भी समय इंसुलिन के लिए मना नहीं किया गया। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला हुआ सुरक्षित। कोर्ट में सीबीआई ने क्यों किया मनमोहन सिंह का जिक्र? दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिसोदिया दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं। उधर सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार को लेकर लगाई गई अपनी दूसरी बेल पिटीशन शुक्रवार को वापस ले ली। उन्होंने दोनों जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी है। सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसी और सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश 30 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है। अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वो आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केस अभी ऐसे स्टेज पर है जहां उन्हें जमानत दी गई तो निश्चित रूप से उनका मकसद पूरा हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, अंतिम खबर राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस वंदे भारत से अयोध्या जाकर राम लला के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले दिन से ही आम भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया गया था, जिसके बाद से अब तक देश के कोने कोने से भक्त पहुंच चुके हैं। राम मंदिर के लिए अयोध्या पहुंचने में भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली से अयोध्या के लिए वंदे भारत ट्रेन भी चालू हो गई है, जो कि काफी हिट रही। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलती है और सिर्फ 8 घंटे 20 मिनट में अयोध्या कैंट पहुंचा देती है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:10 पर चलती है और फिर दोपहर 2:30 बजे अयोध्या कैंट स्टेशन पहुंचती है। आनंद विहार के बाद ये ट्रेन सुबह 11 बजे कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी और फिर दोपहर 12:25 पर लखनऊ पहुंचेगी। वहीं दोपहर 2:30 बजे ट्रेन अयोध्या कैंट पहुंच जाएगी। इसके अलावा वापसी में ये ट्रेन अयोध्या कैंट से दोपहर 3:20 पर चलती है। इसके बाद शाम 5:15 पर लखनऊ, 6:35 पर कानपुर और फिर 11:40 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। ये ट्रेन हफ्ते में बुधवार को छोड़कर 6 दिन चलती है। जी हाँ दोस्तों, किराए की बात करें तो इस ट्रेन का किराया एसी चेयर कार का 1625 रुपए है। वहीं अयोध्या कैंट से वापसी दिल्ली का आनंद विहार एसी चेयर कार का किराया 1570 रुपए है। ऐसे में दोस्तों, ये थे की बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलेगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत।